हाँ साथियों, अब कुछ तकनीकी समस्या की वजह से हम थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गए थे। अगर हम दिख रहे हो तो बताएं। इधर ये हो गया। हाँ, अगर हम दिख रहे हैं आप सबको और सुनाई पड़ रहे हैं तो बताएं कि सुशील, अगर आप मौजूद हैं तो बताएं। नमस्ते साथियों, हम फिर से हाजिर हैं। 2 मिनट पुष्किन यहीं रहो। हाँ, अच्छा ठीक है, दिख रहे हैं हम। हाँ, तुम्हारा भी देख ठीक। हाँ, नमस्ते। तो एआईएसएफ के सभी साथियों को सलाम। कुछ और साथी जुड़ जाए तो हम बातचीत शुरू करेंगे, इसमें आसानी होगी। कितने अभी लगता है बहुत साथी नहीं आए हैं। जो दिख रहे हैं उसमें सुशील हैं और सुधीर हैं। तो हम बातचीत शुरू करने के पहले इंतजार करें या शुरू कर दें सुशील? तो आज की इस फेसबुक लाइव में आप तमाम दोस्तों का और एआईएसएफ के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय मिश्रा जी, आप भी दिख गए, आपका सलाम। सुधीर, सुशील, सबका स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि इस कोरोना काल में किस तरह से सरकार जो है उसने हमारे जो अधिकार हैं उस पर हमले किए हैं और किस तरह से घरेलू हिंसा में इजाफा हुआ है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आप में से जिन लोगों को सवाल करना होगा आप सवाल भी करेंगे, अंत में हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इसके पहले हम अपनी कुछ बात रखना चाहेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि पिछले दिनों हमारे देश में जो महामारी आई, उस पूरी दुनिया उसे भुगत रही है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। हमारे यहाँ भी ये चीज़ें हुई हैं और अभी जो डॉक्टरों का कहना है कि अभी पीक समय आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब बीमारी आई तो जिस तरह से पूरी रणनीति सरकार की बनी और ख़ास करके केंद्र सरकार ने जो रवैया अपनाया वो बहुत ही नासमझी और तकलीफ़देह रवैया था, ख़ास करके हमारे देश के मज़दूरों के लिए। दुनिया में भी इस बीमारी से मुकाबला किया। चीन ने बहुत जमकर मुकाबला किया, पूरा दुनिया अभी तक मुकाबला कर रही है। लेकिन दुनिया के लोगों का कहना है कि जिस तरह से सख्ती से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना प्रभावित एरिया या कोरोना से लड़ने की जो रणनीति अख्तियार की गई और जो लॉकडाउन जिस तरह से किया गया, वो उसने आम आदमी के अधिकारों पर, आम आदमी की परेशानियों को अनदेखा करते हुए किया। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम जन अधिकारों पर हमले की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह हमारे अधिकारों पर हमले किए गए, किस तरह अनदेखा किया गया, तो हम इन तमाम बातों को कहना चाहते हैं। आप सबको पता है कि पिछले दिनों अचानक से मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया और बगैर ये सोचे कि देश के जो अलग-अलग हिस्से में मज़दूर रह रहे हैं, आम आदमी रह रहा है, बहुत सारे लोग अलग-अलग जगहों में फँसे हुए हैं, वो किस तरह से आएँगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, वो अपने घरों तक कैसे पहुँचेंगे। जो बड़े स्तर पे, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, बड़े स्तर पे जो मज़दूर गए हैं, वो अगर वापस लौटना चाहेंगे तो उसके लिए क्या रणनीति होगी। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। उसके पहले कि हम एकदम से मुद्दे पर आए, मैं आपको थोड़े बैकग्राउंड में ये बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो ट्रेन से जब शुरू किया गया, उस जो ट्रेन से मौतें हुई, जब स्पेशल ट्रेन मज़दूरों के लिए चलाया गया, उसमें भी इतनी लापरवाही बरती सरकार ने कि लगभग 23 मई को, जो ये आंकड़ा कोई मेरा आंकड़ा नहीं है,
ये रेलवे सुरक्षा दल का आंकड़ा है कि 23 मई को 10 मौतें होती हैं ट्रेन से, और 24 मई को 9 मौतें, और 25 को भी 9 मौतें, 26 मई को 13 मौतें और 27 मई को 8 मौतें। मतलब ये 23 मई से 27 मई तक के आंकड़े हैं। उसके बाद 27 मई के बाद जो श्रमिक लौट रहे थे देश भर से अलग अलग अपने घरों की तरफ, उनके आंकड़े अभी नहीं दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल ना, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है, और ये लॉकडाउन अमीरों को खुश करने के लिए किया गया। ये लॉकडाउन सरकार को गरीबों से और गरीबी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई आंकड़े हमारे देश में अभी तक नहीं है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग आ रहे थे उसमें कितने लोगों की कुल मौतें हुई। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। बेंगलोर में कुछ स्वतंत्र शोधकर्ता थे जिन्होंने कुछ शोध किया, जिसमें तेजस और कनिका शर्मा और अमन, ये 3 नौजवान जिन्होंने कुछ शोध किया। तो 1 मिनट, बैटरी लो हो रही है, मैं आपको थोड़ा बैटरी लगाना है। माफी, वो बैटरी लो हो गई थी, बैटरी लगाया। तो उन लोगों ने जो शोध किया उसने बहुत खतरनाक आंकड़े आए कि जून के पहले सप्ताह में 740 लोग भूख से और पैदल चलते हुए, हजारों किलोमीटर जो मजदूर पैदल चल रहे थे जिस बदहाली में और इस भयानक गर्मी में, कि वो भूख के साथ साथ उस परेशानी के साथ उन लोगों की मौत हुई। लौटने वाले लोग थकान से, बीमारी से और उन बद इंतजामी से मारे गए। जिसको मैंने पहले भी कहा कि ये लॉकडाउन दरअसल अमीरों को देख के किया गया, और अमीरों की इच्छा के अनुरूप ये लॉकडाउन था, जिसमें कि गरीबों के लिए जगह नहीं थी। और खास करके हिंदुस्तान में जो कार्यशैली सरकार की है उसमें गरीबों के लिए जगह नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि किस तरह लॉकडाउन में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। और पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो कहने को तो सरकार ने बहुत प्रार्थना की कि इस लॉकडाउन को हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश को बचा सकें, लेकिन इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर जो जन अधिकारों पर लड़ने वाले लोग थे, जो लगातार काम कर रहे थे, उन लोगों को बहुत आसानी से कुचला गया। आपको पता है कि ठीक लॉकडाउन के पहले हमारे देश के अंदर एनआरसी, सीएए और एमपीआर के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। देश भर में उस आंदोलन की धमक सुनाई पड़ रही थी, दुनिया के अंदर उसकी धमक सुनाई पड़ रही थी। और ये जो बड़ा आंदोलन विकसित हो रहा था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं थी, जो महिलाएं लीड कर रही थी। तो इसको भी एक तरह से निशाना बनाया गया, और ये सरकार को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए, और जो बड़े संख्या में महिलाएं और नौजवान साथी थे उनको इस लॉकडाउन के अंदर गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, जो दूसरे मुद्दे पर काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों को याद होगा तो भीमा कोरेगांव के मामले में यूएपीए जैसा जनविरोधी कानून के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उन लोगों के गिरफ्तार करने के बाद अभी लगभग 2 साल हो गए हैं और सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। फिर भी वे सारे लोग जेलों में बंद हैं। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप इस लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाएं। वैसे लोगों को जिनको आपने गिरफ्तार किया है उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो भी जन विरोधी जिस तरह से सरकार इस तरह से कर रही है उसके खिलाफ मैं आपको कुछ नाम बताना चाहती हूँ। जो भीमा कोरेगांव के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया, वे कौन लोग हैं? वे वकील हैं, वो बुद्धिजीवी हैं, वो लॉयर हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, और इनमें से महिलाएं भी हैं। और शर्मनाक बात यह है
कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। हमारे देश के कानून में जब हम प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष तरजीह देते हैं, वैसी सूरत में अभी हाल में प्रेग्नेंट महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उनके बेल को भी खारिज किया गया। इस तरह से लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई आतंकवादी कार्रवाई की हो, इस तरह से उनके ऊपर ये किया जा रहा है। तो जो जो भीमा कोरेगांव के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं नाम लेना चाहती हूँ। उसमें सोमा सेन है, उसमें महेश राउत है, बरबरा राव है, सुधीर ढालवे है, गौतम नवलखा है, सुरेंद्र गढ़लिंग है, अरुण फरेरा है, आनंद तेनमूलने है। तो इस तरह से कई लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। महेश राउत भी है इसमें। और तो सरकार चाहती क्या है? सरकार दरअसल अपने एजेंडे पे लगी हुई है और विरोध के जितने स्वर हैं उसको कुचला जा रहा है। आप देखें कि देश की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची जहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने सलाखों के पीछे नहीं भेजा या उन्होंने लाठीचार्ज नहीं करवाई और बुरी तरह उनकी पिटाई नहीं की। और अब जब लॉकडाउन हो गया, ये लॉकडाउन के पहले वो कर रहे थे, हमारे छात्रों पर लगातार उनकी हिंसा जारी थी। तो उस हिंसा के बाद अब जब लॉकडाउन का फायदा उठा के उन्होंने उनको जेलों में बंद कर दिया। सफूरा के मामले में भी बहुत बेशर्मी से सरकार ने उसे जेल में बंद किया। तो हम सब जो जनतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो आम महिलाएं हैं, जो दलित हैं, उन सब के अधिकारों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको भी हाशिए पे खड़ा करने की कोशिश है, उनको कुचला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जब एक नेशनल कॉल था जिसमें ऑल इंडिया कॉल पर सीए विरोधी आंदोलन का कॉल दिया गया था और हम लोग पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, खड़े थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने हम 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जिसमें नॉन अवेलेबल एक्ट भी लगाया। बिहार के अंदर की राजनीति में ये पहली दफा ऐसा है। हम लोग लंबे समय से आंदोलन करते रहे, अपनी आवाज को शांतिपूर्वक उठाते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ये है कि नीतीश सरकार भी बीजेपी स्टाइल में अब आ गई है सामने और जो भी जन अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं उनको किया जा रहा है। कई जर्नलिस्टों को टारगेट किया गया। विनोद दुआ का नाम आप लोगों ने सुना होगा उनको। और अभी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं, लगातार आ रहा है उनका नाम। हार्दिक पटेल का नाम भी हमारे सामने है। तो इस तरह से जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ, उसे ये सबसे डरी हुई सरकार है, क्योंकि उसे लगता है कि जब लोग जन आंदोलन करेंगे तो अभी उनको और चीजों के लिए फुर्सत नहीं। इतने सारे मजदूर मारे गए, इतने सारे लोग जो चल के आए, अपने देश के आए, उनके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं। बड़े स्तर पे हमारी इकोनॉमी इससे प्रभावित हुई है, दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है, लेकिन उसके लिए क्या योजना है सरकार के पास, वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं चूंकि लंबे समय तक अखबार में काम कर रही थी, कई अखबार के दफ्तर बंद हो गए, कई साथियों को हटाया गया इस नाम पे। और बिहार के अंदर एक नया अध्यादेश लागू किया जा रहा है जिसमें मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें 12 घंटे 8 घंटे जो काम करने के अधिकार थे उसको अब 12 घंटे किए जा रहे हैं। तो जितने भी जन विरोधी कानून है और जितना भी जन विरोधी तरीका हो सकता है, ये सरकार इसको अपना रही है और ये अपना काम कर रही है। तो हम लोगों ने इस तरह की बातचीत की शुरुआत इसलिए की ताकि लोगों तक ये बातें पहुंची, क्योंकि अभी के दौर में जो मीडिया है, मैं भी उसे गोदी मीडिया कहती हूँ, कि इस मीडिया के पास आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, आम आदमी की खबरें नहीं। और बात छोड़ दीजिए कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन इस लॉकडाउन में मजदूरों की क्या हालत हुई, हर के पास एक दुख भरी कहानियां हैं। ट्रेन पर कट के हमारे मजदूर मर गए, रास्ते पे बच्चा जन्ने के दौरान उसको उसे कहीं हॉस्पिटल में नहीं मिला और सड़क पर बच्चा जनी महिलाएं,
औरतें हजारों किलोमीटर अपने बच्चों को गोद में लिए, कंधे पे लिए चली आ रही है, और शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को। ये बहुत औरतों की हिमायती बनती है ये सरकार, दलितों की हिमायती बनती है, और सबसे ज्यादा औरतों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर हमले कर रही है, और ये भी एक तरह की हिंसा है। मुझे आश्चर्य है कि हम, हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है, वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बाहर आ रहा, क्यों नहीं सड़कों पे आ रहा। देश के अंदर आप देखिए, दुनिया के अंदर देखिए कि अभी अमेरिका जैसे देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वहां एक ब्लैक के साथ रंग भेद नीति करते हुए एक आदमी की पुलिस वालों ने हत्या कर दी। आई डोंट ब्रीथ जैसे मूवमेंट चल गया है पूरी दुनिया के अंदर, हजारों की तादाद में वाइट सड़कों पर निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे आदिवासी महिलाएं मारी जा रही हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, मजदूर साथी मारे जा रहे हैं, और हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अमीर लोग हैं और हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारे पास खाने का अकूत भंडार है, और इस सरकार के पास भी पूरे खजाना भरा हुआ, अन्न का खजाना, फिर भी हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये कैसी सरकार है। इस सरकार को अभी इसकी चिंता नहीं है, और ये इलेक्शन में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक बड़े स्तर पर इलेक्शन की तैयारी की, इन्होंने विजुअल तैयारी की, तो ये इनके लिए बड़ा मुद्दा है इलेक्शन। लेकिन लोगों को खाना मिले, लोगों को खाना पहुंचे, ये नहीं। और ये भी एक तरह की हिंसा है। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो वो सिर्फ घरेलू हिंसा नहीं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और लैंगिक हिंसा की बात करते हैं। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो महिलाओं के साथ साथ गरीबों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर हो रही हिंसा की बात भी करनी होगी हमको, जो देश भर के में हो रहा है, और जन आंदोलनों पे जो हिंसा हो रही है उस पर भी बात करनी होगी। तो मैं ये जो खास तरह का समय है, इसके खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो जो लोग इस तरह की सरकार के इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, सरकार के झूठ के खिलाफ लिख रहे हैं, या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन लोगों पे शिकंजे सरकार कस रही है, और आने वाले दिनों में और भी ये करेगी, क्योंकि इनकी रणनीति में ही है। ये जानते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी से ये नहीं लड़ सकते हैं, ये जानते हैं कि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये जानते हैं कि ये हजारों की तादाद में गरीबों के लिए ये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। आप दूर की बात छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर क्या हुआ। बिहार में कोरोना जांच करने के लिए सिर्फ 4 सेंटर, और कितनी जांच हो रही है। जब अब जुलाई में पीक पर आने वाली है ये बीमारी, तब इन्होंने पूरा लॉकडाउन खोल दिया और भगवान के भरोसे इस देश की जनता को कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो बड़े तादाद में मजदूर आए, उसके लिए हमारे उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो दोस्तों, ये तानाशाह सरकार है, ये अजान तांत्रिक सरकार है, और इस सरकार के खिलाफ हमें तय करना चाहिए कि हमारी दिशा क्या होगी, और हम किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि पूरे लॉकडाउन में जो बात सामने आ रही है कि महिलाओं के प्रति बहुत हिंसा बढ़ी है। इस देश में ऐसा नहीं था कि हिंसा पहले से नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हमारे देश में दूसरे लोगों के जो घरों में पहले कोई हिंसा नहीं हो रही थी, लेकिन इस लॉकडाउन में महिलाओं के ऊपर हिंसा और ज़्यादा बढ़ी। उसकी कई वजह थी। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग 2 महीने से घरों में हैं, और हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से जूझ रहा है। उनके पास, मुंबई जैसे आप देख लें, या हमारे यहाँ जो स्लम्स हैं उसमें देख ले, एक एक कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है। तो पहले लोग काम से बाहर जाते थे, कम से कम 8 घंटा बाहर रहते थे, तो महिलाओं को थोड़ी सहूलियत होती थी, वो थोड़ी चैन की सांस लेती थी। लेकिन अब पूरा का पूरा परिवार घर में एक कमरे में 24 घंटे है, वहाँ भूख है, वहाँ बेकारी है। तो जो सबसे कमजोर वर्ग है उस पर हिंसा बढ़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे समाज में जेंडर क्या है,
जेंडर मतलब होता है जो लिंग के आधार पर विभेद किया जाए। तो महिलाएं जो है वो सामाजिक लिंग उनका उनका कहा जाता है कि हम पैदा तो एक पुरुष और स्त्री के रूप में होते हैं, लेकिन समाज तय करता है कि महिलाएं कैसे रहेंगी और पुरुष कैसे रहेंगी, इसीलिए हम सामाजिक लिंग के तौर पे माने जाते हैं। आप देखें कि पिछले दिनों ये आंकड़े आए हैं और हेल्पलाइन के आंकड़े हैं, देश के भी आंकड़े आए हैं कि महिलाओं पे हिंसा बढ़ी है। तो जब एक मैं तो कहती हूँ कि जब एक हिंसक पशु घर के अंदर बैठा हुआ है, और पहले भी बैठा हुआ था, लेकिन पहले कभी कभी उसको बाहर निकलने का मौका मिलता था, अब वो दिन रात घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो हिंसा करेगा और अपने सबसे कमजोर पर हिंसा करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं पे हिंसा हो रही है, बच्चों पे भी हिंसा हो रही है, और इस हिंसा का बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। बड़े स्तर पे आप देखें कि इस बीच इस लॉकडाउन में इस हिंसा की वजह से कई महिलाओं ने आत्महत्या की। तो ये बहुत शर्मनाक है कि जब ऐसी इस तरह की हिंसा के कोई उपाय नहीं तलाशे जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी नहीं। अभी हाल में मुझे बेंगलोर से एक फ़ोन आया कि पटना में रहने वाली एक सज्जन, जिन्होंने फ़ोन किया कि उनकी बहन के साथ लगातार हिंसा हो रही है और पटना के बोरिंग रोड चौराहा पे वो लोग रहते हैं। वो पुलिस को लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से कोई मदद नहीं हो रही। फिर हम लोगों ने इंटरवीन किया और फिर उस महिला को वहां से घर से निकाल कर वो ले गया। लेकिन उससे क्या, उससे समस्या का कोई समाधान तो नहीं है। तो ये हिंसा के मूल में, या खासकर घरेलू हिंसा के कानून तो बहुत बड़े बन गए। घरेलू हिंसा को लेकर 2005 में कानून बने, और बहुत ही बढ़िया कानून बने। एक ऐसा कानून जिसने महिलाओं के हाथ में एक बड़ा हथियार दिया, जिसमें आप अगर कोई दूसरा आदमी भी अगर पड़ोस में हो रही किसी हिंसा के बारे में लिख के देता है, दूसरा आदमी भी, तो वो भी उस हिंसा पर पुलिस को कार्रवाई करेगी। और इसमें इस तरह के कानून दिया गया है कि अगर कोई महिला है और उसके पास कोई संसाधन नहीं है और उसे उसके पति उसके हिंसा कर रहे हैं, तो उसी घर में पुलिस उसे सुरक्षा प्रोवाइड करेगी और वो अपनी वो लड़ाई लड़ सकती है। तो कानून तो बहुत ही बढ़िया बना, लेकिन कानून बना देने से तो न्याय नहीं मिलता। कानून को लागू करने वाली मिशनरी को काम करना पड़ता है। तो ये इस तरह के काम नहीं हो रहे हैं। महिलाओं के अभी कोरोना के अलावा और कोई बात ना अखबारों में हो रही है, ना सरकारें कर रही हैं। और कोरोना की बात सिर्फ कर रही है सरकार, कोरोना से लड़ने की कोई तैयारी भी नहीं हो रही। अभी हमारे बीबीसी के एक पत्रकार ने जो अपना दुख लिखा, मैं हैरान थी कि जो पत्रकार एक खास वर्ग का माना जाता है, ये माना जाता है कि उसके पास कुछ सुविधा होंगी, उसने जो कहानी फेसबुक पर लिखा कि उसके घर के 2 लोग कोरोना से प्रभावित हैं, बाकी 2 लोग हैं कि नहीं, उसकी जांच के लिए उसको क्या करना पड़ा। तो दिल्ली जैसी जगह, प्रिविलेज जगह में, जहाँ बिहार जैसे जगहों के अनुपात में वहाँ डॉक्टरों की सुविधा है या बाकी सुविधाएं हैं, और एक पत्रकार के साथ ये हो सकता है, तो हम समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या बीत रही होगी चीजें। तो हम सरकार कुछ नहीं कर रही है और सारी जिम्मेदारी लोगों पर दे रही है। सरकार ने शुरू में भी, जब अपने मोदी ने जितने भाषण दिए, प्रधानमंत्री ने तीनों भाषण में उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप उन भाषणों को देखेंगे तो उन्होंने हर बार लोगों से कहा कि आप निभाइए, आप मजदूरों की, आप भूखों की मदद करिए, आप डॉक्टरों की का उत्साह बढ़ाइए। तो आप उत्साह किस तरह से खाली उत्साह बढ़ाने से तो काम नहीं होता। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, मैं आपको बताऊं कि हालत ये है कि बिहार के अंदर क्वारंटाइन में रह रही एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, और ये मामला जब हम लोगों ने खुलासा किया और हम लोगों ने जब शोरगुल मचाया महिला संगठनों की ओर से, चूंकि मैं बिहार महिला समाज से जुड़ी हुई हूँ और काम करती हूँ, तो हम लोगों ने ये उठाया कि भाई जब क्वारंटाइन में महिलाएं होती हैं तो उनकी सुरक्षा किया जाए। तो कहाँ है सुरक्षित महिलाएं? अस्पतालों में नहीं सुरक्षित, घरों में सुरक्षित नहीं है, और वो बाहर तो उनको पहले से ही सुरक्षा नहीं थी। जो घर उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ी जगह मानी जाती है, वहां भी नहीं। मुझे आईजीएमएस से एक लड़की ने फोन किया कि उसकी एक दोस्त है,
जिसका कोई साथी था, उसने भरोसे के साथ उसके साथ उसका प्रेम संबंध था। बाद में उसने उसको वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करने लगा। अब वो हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो इस लड़ाई को लड़े। ऐसे तमाम किस्से हैं, तमाम कहानियां हैं कि इस लॉकडाउन का बहाना बना के हिंसा के विभत्स रूप हमारे सामने आ रहे हैं। बिहार के अंदर एक नेपाली बच्ची के साथ, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। तो सिर्फ घरेलू हिंसा की बात नहीं करें, अगर हम तमाम हिंसा की बात करें, जिसमें घरेलू हिंसा भी एक बड़ी हिंसा है। जो घर के अंदर होने वाली हिंसा आमतौर पे हमको नहीं पता चलती है, क्योंकि ये हिंसा अपने लोगों द्वारा की जा रही है। अभी एक मामला जो मेरे पास आया कि एक बच्ची ने अपनी माँ के साथ जाके थाने में शिकायत की कि उसके पिता उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं, और बाद में वो कोर्ट में गई तो उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि उसको अपना बयान बदलना पड़ा। तो आप सोचिए कि जिस घर के घेरे में औरतें खुद को सुरक्षित समझती हैं, वही घर उसके हिंसा का सबसे बड़ा स्रोत बनता है। और जब एक घर में एक माँ के साथ एक छोटा बच्चा हिंसा होते हुए देखता है, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी तो एक मर्द होगा, और उसके मन में भी तो उसी तरह की हिंसा पनपेगी। तो हम तो एक वैसा ही समाज बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा जो अभी अभी वो शोषित है, वो कल को वो एक शोषक के रूप में होगा, क्योंकि हम समाज में उसकी कंडीशनिंग वैसे ही कर रहे हैं। हम हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं। हम हिंसा को सिर्फ घरों के अंदर नहीं, पूरी सामाजिक संरचना में हिंसा रची बसी है। हमारे राजनीति में हिंसा रची बसी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सब जगह से जब हिंसा है, तो उस हिंसा के विरुद्ध लड़ने के लिए, एक हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए हमें नए ढंग से बातचीत करनी होगी। मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ बातें कही। अगर आपको लगता है कि और बातचीत की जानी चाहिए तो आप लिखिए। सुशील, आप भी कह सकते हैं। कुछ सवाल भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। इस अभी के समय को लेकर मैं इन सवालों का जवाब दूंगी। हिंसा जो है वो सामाजिक मनोवृत्ति नहीं, ये हमारे, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोगों के नसों में तो कहीं हिंसा नहीं घुस गई, कहीं कहीं हमारे जीन में तो हिंसा नहीं, कि कैसे हम इतना हिंसक होते हैं, और अपनी घरों की बेटियों के साथ बलात्कार हम कर सकते हैं, हमारे परिजन उसमें शामिल रहते हैं। तो इस चुप्पी को तोड़ना होगा। देश के अंदर जब निर्भया जैसे कानून घटना हुई थी, उसके बाद देश में बड़े कानून में बदलाव आए और फांसी की सजा तक बहाल हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ फांसी देने से चीजें नहीं बदलती। उसके बाद ये हुआ कि पहले लोग बलात्कार करने के बाद लड़कियों को छोड़ देते थे, अब है कि लड़कियों की हत्या कर देते हैं। तो जैसे जैसे हमारे देश के कानून में बदलाव हुआ, हिंसा का स्वरूप भी बदला है, हिंसा के नए तरीके। और अभी हिंसा की एक बड़ी जगह जो है, ये विजुअल मीडिया भी है। अब फेसबुक पे और ट्विटर पे आप देखिए पूरी शब्दावली बदल गई है महिलाओं को लेकर। अगर आप, कोई महिला आपकी बातों से सहमत नहीं हुई, आपके विचारों से सहमत नहीं हुई, राजनीतिक स्तर पर भी उनको टारगेट किया जाता है, उनको बुली किया जाता है, उनको माँ बहन किया जाता है, उनके निजी जीवन पर टिप्पणी की जाती, और हम सब झेलते हैं। भाई, जनतंत्र की खूबसूरती यही है, असहमति के लिए जगह होना। लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार ने यहाँ असहमति के लिए जगह को खत्म कर दी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक स्तर पे हुआ, ये सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक स्तर पे भी हुआ। अभी दो लड़कियों की बात आई बिहार के अंदर, जिन्होंने, दो लड़कियों ने शादी करने के लिए वो थाना के गई। जेंडर में सिर्फ महिला और पुरुष का मसला नहीं है, उन लोगों का भी मसला है जो थर्ड जेंडर कहलाते हैं। तो वो शादी करने के लिए गई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उनके खिलाफ अब तरह तरह की धाराएं लगा दी गई उन लड़कियों की। इस देश में तो प्रेम को ही अपराध माना जाता है। तो जब आप, प्रेम के विरुद्ध ही है ये देश, आप बलात्कार करें तो आपको उतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी।
आप हत्या कर दें तो आपको उतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, आप करप्ट हो, आप घूस लेते हो, ये उतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रेम करते हो तो वो एक इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उस नाम पर बहुत सारी हत्याएं होती हैं। इसलिए पूरी, जब तक आप देखें कि ये सब चीजें आखिर होती क्यों। हमारे समाज में 70 के दशक के बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं इन मुद्दों पर। महिलाओं के सवाल को सिर्फ महिलाएं लड़े तो नहीं हो सकता, ये एक राजनीतिक सवाल होना चाहिए। और राजनीतिक स्तर पर भी आप इसी तरह देखते हैं, जब महिलाओं ने राजनीतिक स्तर पर 33% आरक्षण की मांग की तो सभी पार्टियों की हालत खराब हो गई। अगर वामपंथी पार्टियों की बात छोड़ दें तो बाकी सभी पार्टियां, अभी जो विपक्षी पार्टी पहले थी भारतीय जनता पार्टी, तो जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। अब ये जब पूरी तरह सत्ता में है तो महिलाओं को राजनीतिक स्तर पे ये अधिकार नहीं देना चाहते। 33% आरक्षण अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं आएंगी तो उनकी सत्ता की चूलें हिलेंगी। तो इसलिए महिलाओं के लड़ाई लंबी लड़ाई है, उन्हें घर के भीतर भी लड़ना है और घर के बाहर भी लड़ना है, और इस लड़ाई की पूरी तैयारी करनी होगी। घर के बाहर की लड़ाई तो आसान है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किससे लड़ना है। काले को गोरे से लड़ना है, मालिक को अपने मजदूरों से लड़ना है, या मजदूर को अपने मालिकों से। आप वहां पहचानते हैं कि आपको किससे लड़ना। लेकिन घर के भीतर जो लड़ाई है वहां तो आपके अपने हैं, सभी आपके अपने हैं, परिजन हैं। उसके विरुद्ध लड़ाई आसान नहीं। एक लड़की को अगर पढ़ना है तो उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। एक लड़की को अगर लिखना है या भी शादी नहीं करनी है तो भी उसे उस बात के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये बात तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई का अधिकार, भोजन का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सारी चीजें तो बहुत बड़ा अधिकार है औरतों के लिए और दलितों के लिए भी। लेकिन एक एक जो साधारण सी बात है कि आप उस औरत को मनुष्य माने, ये अधिकार नहीं है। इसलिए सभी महिला आंदोलनों की पहली मांग है कि औरतों को बराबरी का अधिकार दो, औरतों को मनुष्य मानने का अधिकार दो। तो ये लगातार इस तरह के आंदोलन के साथ एक लंबी लड़ाई की जरूरत है, तभी हम समाज में हो रही किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की हिंसा खत्म हो जाएगी और बाकी हिंसा यहाँ रहेगी, क्योंकि जब पूरा हिंसक समाज होगा तो उस हिंसा को हम किसी न किसी रूप में देखेंगे। अगर राजनीति में हिंसा है, अगर आर्थिक रूप से हिंसा हो रही है, अगर हमारी गैर बराबरी बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहे हैं ज्यादा, गरीब गरीब हो रहे हैं, तो हम एक तरह की पूरी संरचना तैयार करते हैं। हम ये तैयार करते हैं कि भाई तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारे लिए, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस देश में किसानों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। किसानों को अगर लोन देती है बैंक, तो और लोन अगर वो नहीं चुकता कर पाए तो उनकी संपत्ति जब्त की ली जाती है। और शायद लंबा समय नहीं बीता है जब किसानों ने देश के अंदर बड़े पैमाने पर आत्महत्या की। लेकिन और क्या हो रहा है दूसरी जगह, कि हम बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को हमारे बैंक ने लोन दिया और वो हमारे लोन को लेकर भाग गए, और उन्हें इस सरकार ने भागने में मदद की। करोड़ों के रुपए उन पर बकाए, उनको माफ कर दिया गया। गरीबों के पैसे नहीं माफ किए जाते, लेकिन इस देश का जो धनी आदमी है, इस देश के जो पूंजीपति हैं, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं या उनको भगाया जा रहा है। मालिया जैसे लोग भाग गए, आपकी आंखों के सामने भाग गए, और आप उन्हें वापस नहीं ला सके। तो ये देखना होगा कि हम जिस राजनीति के साथ हैं वो राजनीति किसके लिए राजनीति कर रही है, उसके केंद्र बिंदु में कौन लोग हैं। क्या महिलाएं हैं, क्या दलित हैं, क्या बच्चे हैं, उसकी चिंता में ये नहीं है। क्या युवा है, जो पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे देश
आप ठीक है, हम लोग आज हिंसा पे बात करने के लिए, घरेलू हिंसा और जनतांत्रिक अधिकारों पर बात करने के लिए आज का विषय है, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम महिला हिंसा की बात करें तो महिला माओं के साथ जो हो रही है हिंसा, उसका जो असर बच्चों पर पड़ता है, उसकी बात से हम अनदेखा कर जाएं। क्योंकि अगर माँ पर हिंसा हो रही है तो उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है, और अगर बच्चों पर हिंसा का असर हो रहा है तो उसका असर फिर समाज पर पड़ेगा। क्योंकि कल के ये जब बच्चे ये बड़े होंगे तो ये हम कैसी दुनिया बनाएंगे, हम ये कैसा किस तरह से बड़ा करेंगे अपने बच्चों को कि ये हिंसक 14 साल 15 साल की उम्र में ये बच्चे किस तरह के अपराध में लिप्त हो रहे हैं, जा रहे हैं, मार रहे हैं, लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहे हैं और उनका वीडियो वायरल करते हैं। तो हम जैसा समाज बनाएंगे हम वैसा ही समाज झेलेंगे। ये बात समझनी होगी। बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बोया पेड़ बबूल का तो आप कोई फल की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने समाज को उसी तरह से ग्रो करना शुरू किया है। हमारे समाज के लिए हिंसा कोई बड़ा विषय नहीं। हम घर के भीतर हो रही गैर बराबरी को नहीं देखते, उसे देखने का एक बहुत छोटा छोटा है। हम घरों में जो रहते हैं, क्या हम देखते हैं कि हमारे माँ के, जब हम सब खाना खा रहे हैं, अगर गरीब घर का भी है, हम कहते हैं कि एक आदमी के घर की थाली में 3 रंग कम से कम होना चाहिए। 3 रंग क्या है? भात दाल सब्जी, सफेद रंग भात, दाल पीला रंग और हरे रंग की सब्जी। मुझे याद है कि हमारे घर में भी, हम जैसे पढ़े लिखे घर में भी, मेरी माँ सबको खाना खिला के खाती थी और अंत आते आते उसकी थाली में बहुत कुछ नहीं बचता था, और लगभग ये रोज की परिघटना थी। मैं शुक्र मनाती हूँ कि आधुनिक जीवन में जब हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल आया, डाइनिंग टेबल आया, जब हम उस पर खाने लगे और पूरा परिवार साथ खाने लगा, तो पता चला कि इतना ही खाना है और उसमें सबको खाना है। तो हिंसा की अलग अलग वजह हैं। सिर्फ मारपीट होने वाली हिंसा ही हिंसा नहीं होती। आप हमारे मन पे जो हिंसा का असर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मनोरोग से परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे भी हिंसा एक वजह है। तो हमारे देश में हिंसा की के लिए जगह बनाई गई। हमने औरतों को कमतर समझा, हमने दलितों को कमतर समझा, और हमने उस पर जुल्म किए, और अभी भी हम किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जातीय व्यवस्था जिस तरह से, हमारा धार्मिक आधार जिस तरह है, हम धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, हम जाति के नाम पर हिंसा करते हैं। और बिहार ने जातीय हिंसा को झेला, देश ने धार्मिक हिंसा को झेला, और अभी की मौजूदा सरकार ने धर्म को तो आधार बनाया, और कोरोना जैसे बीमारी महामारी को भी इसने धर्म के आधार पर विभाजित किया। और आपको याद होगा कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार किया गया कि वो फैला रहे हैं। ये महामारी है, दुनिया ने कई महामारियों को देखा है और हम उन महामारियों से हम निपटे भी। तो जब इस तरह की धार्मिक हिंसा और जातीय हिंसा हो रही है तो लैंगिक हिंसा भी होगी ही, क्योंकि हम एक हिंसक समाज में रह रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, हिंसा के विरुद्ध जाना होगा। अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने युवाओं को बचाना चाहते हैं, और अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस हिंसा के विरुद्ध आगे जाना होगा। और अगर हम अपने जनतंत्र को बचाना चाहते हैं तो जनतांत्रिक अधिकारों को लेकर लड़ने वालों के लिए के साथ खड़ा होना होगा। हमारे नौजवान बच्चे जेलों में बंद हैं, गर्भवती महिलाएं जेलों में ठूसी जा रही हैं, और हम आराम से घरों के अंदर बैठे नींद लें। ये इसी देश का दुर्भाग्य है, ये किसी और देश का नहीं। दुनिया के दूसरे देशों ने दिखाया है कि कैसे हिंसा के विरुद्ध लड़े जाता है। अमेरिका के अंदर नस्ल भेद के खिलाफ अभी जो आंदोलन खड़ा हुआ है उससे सीखना चाहिए। जो लोग अमेरिका अमेरिका कहते हैं
उन्हें कम से कम अमेरिका से ये बात तो जरूर सीखनी चाहिए कि कैसे सड़कों पर लोग हजारों की संख्या में नस्ल भेद के खिलाफ खड़े हो गए। उसमें पुलिस वाले भी जो झुककर सलाम करके माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सत्ता ने जो किया उससे माफी। मैं ये मांग करती हूँ कि मोदी सरकार भी माफी मांगे हमारे बच्चों पर, हमारे मजदूरों पर किए गए जुल्म के। जो हमारे मजदूर रेलों की पटरियों पे कट गए, जो हमारे माए सड़कों पर बच्चा जनी, उनके लिए माफी मांगे है सरकार। अगर इनकी आंखों में शर्म है और हया है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया को बदलना होगा, इस दुनिया को बेहतर बनाना होगा, एक हिंसा मुक्त समाज बनाना होगा, जनतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा और उसकी लड़ाई लड़नी होगी। और मुझे अपने देश के युवा साथियों से ही उम्मीद है, क्योंकि दुनिया भर में और देश भर में जो लड़ाई लड़ी वो उन्हीं के कंधे पर है, और आज जो जुल्म सितम है वो उन्हीं पर खेला जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब उम्मीदों वाले लोग हैं और हम लड़ेंगे साथी। पाश कहते थे कि हम लड़ेंगे साथी। वो कहते थे कि बहुत खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, तो हम उन सपनों को मरने नहीं देंगे जो हमारी आंखों में पल रहे हैं सपने। तो बहुत बातें हुई, आप सबका शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो मैं सवाल लूंगी, नहीं तो आज ये इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। सुशील, आप बताएं, कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है। अगर कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूंगी, नहीं तो इस बातचीत को हम खत्म करते हैं और हमारी फिर मुलाकात होगी। ठीक है साथी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो तो पुष्किन को एंड करें।